नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह, तमाम खास मेहमानों के साथ। नजर सबसे पहले आज के एजेंडे पर। मोदी कैबिनेट में बड़े बदलावों ने सबको चौंकाया। कई ताकतवर मंत्रियों के कतरे गए पर तो कई का बढ़ा कद। बड़ा सवाल, बदलाव में विकास का ध्यान या समीकरण बैठाने का प्रयास। और बिहार में नीतीश कुमार का पूर्ण शराबबंदी का दावा, लेकिन दीघा में चर्च के पादरी को दिया शराब बनाने इस्तेमाल करने का लाइसेंस। चलिए आज के हमारे तमाम खास मेहमानों से आपको रूबरू कराएं। उससे पहले आज के पहले मुद्दे पर आपको बता दें कि पहला मुद्दा, जिस तरीके से देर रात 9, साढ़े 9 बजे के आसपास मंगलवार को जो है तमाम बड़े मंत्रालयों में बड़ा फेरबदल किया गया, क्या कुछ उसके मायने हैं? क्या ये सिग्नल दिया गया कि कुछ लोगों को क्यों कम किया गया है? क्या वो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे थे? उसका क्या राजनीतिक मायने क्या कुछ है? इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आज जो टिप्पणियां तमाम आई हैं राजनीतिक, खासतौर से स्मृति ईरानी को लेकर के सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे थे, काफ़ी सारी बातें कही जा रही थी, उसको लेकर के उन्होंने जवाब दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उनकी जगह नए मंत्री आए, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने क्या कुछ कहा। इन दोनों मंत्रियों के बयान को सुनते हैं। मुझे लगता है कि एक साल में देश के सभी स्कूलों में टॉयलेट बनाना सभी राज्यों के साथ अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिशा दी, हमने उन कर्तव्यों का पालन किया। मुझे ये भी लगता है कि कहीं न कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर व्यापक रूप से हर राज्य से, हर गांव से डेलिब्रेशन करके उनके बिंदुओं को सम्मिलित करने का प्रयास भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, जो जनता के समक्ष है। मुझे ये भी ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिले, जो उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जो नया टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पैकेज घोषित हुआ है, उसमें उसका संकेत है। मैं आभारी हूं कि जिस रोड मैप को उन्होंने राष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, उस रोड मैप को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी मुझे दी गई। मैं इतना ही कहूंगी कि आज मुझसे तथाकथित इतने सवालों पर जवाब मांगे जा रहे हैं, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जीवन को अर्थ देती है, कौशल देती है और मूल्य भी देती है। मनुष्य जीवन की यथार्थता ही शिक्षा है और इसलिए शिक्षा को सार्थक बनाना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। हर गरीब माँ अपने बेटे बेटी को पढ़ाने के लिए माँ बाप जितना मेहनत करते हैं, उनकी इच्छा है कि मेरे बेटे बेटी को अच्छी शिक्षा मिले। तो अच्छी शिक्षा देना ही हमारा काम है। उसी मकसद से सबके सहयोग से हम ये काम को अंजाम देंगे। मोदी जी की एक दृष्टि है शिक्षा के बारे में और इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ही ज्यादा बल है। मैं पहले ब्रीफिंग भी लूंगा, कल मैं चार्ज भी लूंगा और सारे परामर्श के साथ बाद प्रधानमंत्री जी से भी फिर मिलके एक रोड मैप क्या है यह हम चर्चा करेंगे और उसके बाद मैं वो बताऊंगा भी जैसे जैसे समय आएगा। कांग्रेस की तरफ से भी टिप्पणी आई है, क्या कुछ कहा गया खासतौर से स्मृति ईरानी को लेकर के, वो भी सुन लीजिए। मानव संसाधन मंत्री का सवाल है। जिस तरह से पिछले 2 वर्ष में भारत के शिक्षा क्षेत्र के ऊपर सीधा सीधा प्रहार किया गया, चाहे वो विश्वविद्यालयों की ऑटोनॉमी को लेके हो या जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में घटना हुई थी उसके ऊपर जो बिल्कुल एक असंवेदनशीलता का रुख दिखाया गया, जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को एक एंटी नेशनल डेन घोषित करने की कोशिश की गई हो, ये मानव संसाधन मंत्री का काम नहीं है। और मुझे तो इस बात पे और ज्यादा चिंता है कि अगर मानव संसाधन का ये हाल किया है तो ये टेक्सटाइल का क्या हाल होगा। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपको सबसे पहले रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ भास्कर घोष जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ आनंद रावत जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी से। मिथिलेश प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, नेता जेडीयू से। हमारे साथ रामसागर जी मौजूद हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी से। हमारे साथ पुष्पेंद्र कुलशेष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और पहली टिप्पणी पुष्पेंद्र जी आपसे लेना चाहेंगे। तमाम तरह की अटकलें तमाम मीडिया में चल रही थी
कि शीर्ष जो मंत्रिमंडल है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आप लगातार कह रहे थे कि इसमें बदलाव किया जा सकता है, इसमें बदलाव होगा। और ये खबर लगभग हमने जैन टीवी में सबसे पहले ब्रेक की और आपकी ये खबर काफ़ी हद तक सही साबित हुई जब रात को 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये चीज़ें सामने आई। मेरा सवाल आपसे ये, क्या संदेश है, क्या मैसेज देने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है? दो लोगों के नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, एक तो स्मृति ईरानी, सोशल मीडिया से लेकर के कहीं पर भी आप बात कर लीजिए सबसे ज़्यादा चर्चा में एक उनका नाम है, और दूसरा अरुण जेटली पे मेरा सवाल है कि अरुण जेटली को एक और जो है राज्य मंत्री उनका एक तो बदला गया है और दूसरा एक मंत्रालय उनके हाथ से गया है। आपकी इन दो विषयों पर टिप्पणी और क्या इसके मैसेज आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैंने जैसे कल भी कहा था कि ये जो 19 नए लोग आए हैं, ये तो अपने आप में कुछ लोगों को ऐड करने की बात थी, लेकिन सारा दारोमदार ये था कि जो 2014 में 27 मई को जिसने शपथ ली थी मंत्रिमंडल में, उसमें उस वक्त नरेंद्र मोदी सत्ता के उन तमाम समीकरणों को बहुत ज्यादा पकड़ में नहीं थे। वो प्रधानमंत्री बने थे, जिस तेजी से उन्होंने पूरा कैंपेन किया, और उस वक्त जो भी बहुत सारे घटक थे, कोई संघ का मामला है, किसी का किसी और चीज का मामला है, तो उस वक्त ऐसा लगता था कि नरेंद्र मोदी ने बहुत ज्यादा उन चीजों को निटी गिटी में नहीं गए और वो एक्सेप्ट कर लिया था। जो कल जिस तरीके से 19 मंत्री जो आए हैं, वो प्योर जिसे कह सकते हैं वो उनकी चॉइस है। और उसके बाद में जो भी तमाम सारे जो पावर बैलेंस चल रहे थे कि कोई कहीं से दबाव था, इनका इस पे दबाव था, एक राजनाथ सिंह है, एक अरुण जेटली है, सुषमा स्वराज है, नितिन है, इन तमाम सारे लोगों के बीच में दो लोगों को लेकर के लगातार बात होती रही। एक तो अरुण जेटली को कहा गया कि वो जिस तरीके से दिल्ली के पावर सेंटर को चलाते हैं, कई पार्टियों के साथ उनके अंदरूनी संबंध है, उन पे ये भी लगता था कि वो जिस तरीके से जैसे ही उनको लगता था कि वो कमजोर होंगे, वो बाहर से हमला कराते थे। उनके ऊपर यह भी सवाल हुआ कि पूरे देश ने उनको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उनको 3-3 मंत्रालय दिए। पहले डिफेंस दिया, फिर उस डिफेंस लिया तो उनके पास कॉर्पोरेट मंत्रालय दिया, वित्त मंत्रालय दिया, आयन भी दिया। तो कल का जो पूरा एक तरीके से देखूं तो कल का जो शपथ ग्रहण समारोह है और जो रिशफल है, ये मोदी का है। इसमें मोदी ने सारे जितने भी चेक एंड बैलेंस थे उनको न्यूट्रलाइज कर दिया है, और बहुत सारे लोग जो मथाडीज थे उनको भी पैदल किया है, जिसमें खासतौर से आप देखें कि राजनाथ सिंह के मंत्रालय में पहले ही 2 MOS थे, उसमें एक तीसरा चला गया है। आप अरुण जेटली को देखें कि जिस तरीके से मीडिया को लेकर के कही जा रही थी बात कि तमाम सारा प्राइवेट मीडिया नरेंद्र मोदी के खिलाफ जरूर था, लेकिन अरुण जेटली का जब भी कोई मामला आता था तो अरुण जेटली उस मीडिया का इस्तेमाल करते थे, और उस पर कई टिप्पणी ये भी हुई कि वो है तो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, लेकिन वो मीडिया का अपने लिए इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, पार्टी के लिए नहीं करते हैं। और उमा भारती से लेकर के तमाम सारे लोगों ने कहा, सुषमा स्वराज का जो आपने ललित गेट का मामला चला, जिस तरह से वसुंधरा राजे का चला, वो एक चला, और कुछ खास टेलीविजनों में जिनसे उसके वो पहले लीगल एडवाइजर रह चुके हैं, उसमें खूब चलाया गया, और उसके बाद में फिर वापस हुआ। और अभी जो सुब्रमण्यम स्वामी की कंट्रोवर्सी थी, जो प्रधानमंत्री का जिस तरीके से इंटरव्यू हुआ, उसमें भी सुब्रमण्यम स्वामी के मुद्दे को इस तरह लाया गया कि जिस तरह से जो इमेज है अरुण जेटली की वो ठीक हो। तो मैं ये मानता हूं कि कल वाला जो रिशफल है और नए लोगों की जो उसमें आमद है, उससे ये साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी ने 2 साल में दिल्ली की सत्ता के जो गलियारे हैं उनके तमाम लोगों को समझ लिया, और किसकी कितनी हैसियत है उसको उस हैसियत पे पहुंचा दिया है। उपेंद्र जी, कल जो परिवर्तन हुआ है उसमें आपके हिसाब से किसको आपको लगता है कि किसके पर काटे गए हैं? अगर हम बात अरुण जेटली की ना करें, बाकी मंत्रियों की करें, और किसको आपको लगता है कि मोदी ने एक तरीके से प्रमोशन दिया है? क्योंकि जो आम जनता है उसको समझ में नहीं आएगा शायद आसानी से कि जो मंत्रालय बदले गए हैं, किसकी कितनी महत्वपूर्णता, ये चीज अगर आप हमारे लोगों को समझा सकें, कुछ एक लोगों के नाम लेकर के उदाहरण के साथ संक्षेप में। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि इससे भी ज्यादा व्यापक फेरबदल हो, क्योंकि 2 साल बीत गया है और 2.5 साल के बाद चुनाव होना है, मतलब 2 साल के बाद ही चुनाव का पूरा माहौल तैयार होने लगेगा। तो अब है कि इसी जो भी मंत्रिमंडल का बना हुआ है, कमोबेश इसी के द्वारा इन्हें अपना अगला चुनाव है उसका सामना करना पड़ेगा। और ये जो मंत्रिमंडल है, जो मंत्रीगण हैं सरकार के, उनकी कोई बहुत ज़्यादा हमें नहीं लगता है कि अलग अलग मंत्रालय देखें तो कोई बहुत अच्छी भूमिका रही हो, या उसका कोई ऐसा इमेज गया हो कि मंत्रालय बहुत बढ़िया से काम कर रहा है। HRD मिनिस्ट्री के कारण तो सरकार की बहुत फजीयत हो रही थी, छवि खराब हो रही थी। ये तो आप कह सकते हैं कि हम उम्मीद कर रहे थे उनको पहले हटा दिया जाना चाहिए था, ये नहीं तो उसके योग्य नहीं थी, संवेदनशील भी नहीं थी, बहुत संवेदनहीनता दिख रही थी विमला वाले मामले में, जिस तरह से वो बोल रही थी ठोक ठोक करके, हाथ उठा करके। तो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये पूरे जो जितने भी हैं, हम लोगों ने रामायण में देखते थे ताड़का,
बिल्कुल तारका के रूप में, जो रामलीला देखता उसको लग रहा था कि तारका अवतार में आ गई हैं। आपको ये लग रहा है उन्हें सजा दी गई है, पनिश किया गया है? अब इसको सजा क्या कर सकते हैं? मतलब डिमोशन आप उससे मान रहे हैं ना? डिमोशन था मंत्रिमंडल से, तब ये मैसेज बढ़िया जाता है कि हाँ, और वो बहुत पहले हटा। अगर एचआर मिनिस्ट्री हटाना था तो बहुत पहले हटाना चाहिए था। इतना देर से जो उन्होंने किया इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, इनको हटा देना चाहिए था। दो व्यक्ति एक मंत्रालय के लिए सुटेबल नहीं है और दूसरे मंत्रालय के लिए कैसे सुटेबल हो सकता है? तो ये जो 2 साल में से 5 को इन्होंने हटाया बाहर के अलग अलग कारणों से, हमें लगता है कि और ज्यादा मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए था। जो 5 हटाए गए हैं उनका आप सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए तो आप पाइएगा कि सबका जो कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं। तो कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को तो आप हटा देते हैं, लेकिन जो मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि के है उस पर हम आप हाथ नहीं डालते। वीके सिंह है, वीके सिंह ने कहा था दलितों की तुलना कर दी थी कि उस समय कुत्ते की तुलना तो नहीं की थी, लेकिन कुत्ते का बिंब उनके दिमाग में आ गया था। वीके सिंह पर उन्होंने हाथ नहीं उठाया। तो ये जो है, और एक बात पर्टिकुलरली ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्रमोशन है कि डिमोशन है। आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को ध्यान में रख करके ये किया गया है। तो संतोष गंगवार उत्तर प्रदेश के हैं, वो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो अब एक स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में थे। उनका जो स्वतंत्र प्रभार की जो हैसियत थी उसको आपने खत्म कर दिया, उनको वित्त मंत्रालय में आपने डिपेंडेंट चार्ज का बना दिया। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिमोशन है कि प्रमोशन है। हम तो जहां तक समझते हैं टेक्निकली ये डिमोशन है। तो इस डिमोशन के साथ भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव का सामना कैसे करेगी? फिर है कि एक जयंत सिन्हा है, ये थे वित्त मंत्रालय में थे, पता नहीं इन पर इनकी पत्नी को लेकर के कुछ आरोप गंभीर लगे थे, अंदर से भी आ रहे थे कि कुछ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला था। तो अगर कोई कन्फ्लिक्ट बहुत ऐसा महसूस हुआ होगा तो उनको हटा ही दिया जाना चाहिए था। फिर उनके पिताजी हैं, अपने पिताजी के कारण ही तो एमपी बने वो जी, चले पिताजी के कारण ही मंत्री भी बने जी। लेकिन उनके पिताजी जिस तरह से अग्रेसिव हो रहे थे पाकिस्तान नीति पर, बोला कि पूरी तरह से विफल रही है सरकार, उसकी भी सजा मिल रही है आपको लग रहा है? जो एनएसजी में जो ही कैंपेन चला था इस पर कहा था कि एनएसजी के लिए आप कितना हंगामा कर रहे हो, एनएसजी में जाने से कोई भारत को फायदा नहीं है, नुकसान ही है, आपको राजनीति की समझ नहीं है, विदेश नीति की समझ नहीं है। जब इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हो तो उनको आपने इधर तो उठा के उधर क्यों किया? आप ड्रॉप ही कर देते उनको। ये जो पूरा जो किया है, लगता है कि इनको अब हम बहादुरी का सर्टिफिकेट दें या डरते डरते उन्होंने कुछ कर डाला है। चलिए ठीक है, जो मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, बहुत संक्षेप में पुष्पेंद्र जी मैं आपसे इस पर एक टिप्पणी एक छोटी सी लेना चाहूंगा कि उपेंद्र जी का जो विश्लेषण है आप उससे कितने सहमत हैं? 2 महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। एक तो उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी को बहुत पहले हटा देना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि वाकई में उनका डिमोशन हुआ है या उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी चल रही है, इस तरह की सुगबुगाहट है? दूसरा मेरा सवाल जो है, जो इन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक रूप से पिछड़े थे उनको सजा दी गई, इन दोनों विषयों में बहुत छोटी टिप्पणी, उसके बाद बाकी मेहमान। नहीं, मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री को उपेंद्र जी से सलाह लेनी चाहिए थी कि भाई मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। सलाह हम देने वाले कौन है? मैं तो अब आपकी बात हमसे पूछ रहे अपने विचार दे रहे हैं। तो मैं कह तो रहा हूँ ना कि या तो आप आ रही है, अच्छा आप सवाल मुझसे पूछा है, आप लोग जवाब दे दीजिए। ठीक है, आप ही लोग दे दीजिए। मेरा पर्सनल नहीं, आप मैं तो आपको कह रहा हूँ ना भाई कि आपके विचार है, पर्सनल अटैक नहीं करना। आप उसको ताड़का कह रहे हैं, आप उसको ज्ञान दे रहे हैं कि हटा देना चाहिए था, ये तो फिर आपके प्रधानमंत्री को सलाह दे देते। नहीं तो आपके कहने से देश नहीं चल रहा है ना। फिर आप आपके विचारों के यही तो मैं कह रहा हूँ, मेरा कहने का अंदाज को थोड़ी विषय लंबा है, बाकी में मान प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए था, ये सलाह लेनी चाहिए तो उपेंद्र जी से, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से इनका स्मृति ईरानी के प्रति जो द्वेष है वो एक खास एजेंडे के तहत हटा देना चाहिए था, उसको पहले ही निकाल देना चाहिए था। ये भी मत ये बहुत टिप्पणी थी। आनंद जी आप ये चाहते हैं कि नहीं बोलूं तो मैं आपको भी नहीं बोलूं। सवाल ये कि आनंद जी आप द्वेष नहीं है, आपको बोले समझ में आता है। एक करके सर, चलो ठीक आप ये चाहते हैं, चर्चा बड़ी है सर, चर्चा बड़ी। मतलब नहीं हुआ कि हम विचार व्यक्त कर रहे हैं, आप विचार व्यक्त करें ना, लेकिन आपकी पूरे विचार में ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी पे जिम्मेदारी, क्योंकि आपके विचारों से असहमत है। चलिए कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं कि आपसे पूछना चाहिए और आपसे काम बनाना चाहिए था कि किसको हटा। वो बात तो आपका अंदाज यही है कि दलितों को निकाला, अब आपने एक और एजेंडा दिया कि सर 5 लोगों को
निकाला वो कमजोर लोग थे, लेकिन 5 उसमें दलित आए। मेरा चाचा था। नहीं, आपका चाचा क्या, आपको तो ऐसे लगता है कि कमजोर लोग थे उनको निकाल दिया गया। 5 कमजोर लोग मजबूत जो आए उनके बारे में आप कुछ बोलेंगे? साबित करना है आप उनके शब्दों का अर्थ इस शब्दों से निकाल सकते हैं। रमाशंकर कठेरिया को आप रमाशंकर कठेरिया जी को आप उपेंद्र जी 5 दलितों को कल मंत्री बनाया, आपको बुरे लग रहे थे। सवाल यह है कि दलितों के बारे में भी आपसे पूछे, ओबीसी के बारे में आपने ये कहा कि 5 को हटा दिया, लेकिन कल 5 दलित मंत्री बने ना, 5 उसको भी हटा दिया, इससे क्यों हटा दिया जाता? आपके हिसाब से स्मृति ईरानी को निकाल देना चाहिए था। उपेंद्र जी, रामसागर जी, मेरा सवाल पुष्पेंद्र जी से बड़ा छोटा सा था, उसी पे सीमित है क्योंकि बहुत लोग हैं, मैं चाहूंगा सबको समय मिले। पुष्पेंद्र जी बहुत संक्षेप में अपनी टिप्पणी रखें जी। नहीं, मैंने सिर्फ इतना संक्षेप में तो आप अपने बोल रहे थे, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारा ठीक है, वो आपकी बात से असहमत है, ठीक है, ठीक है, दोनों के अपने विचार है, वो आपके विचार से सहमत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है? और क्या उसमें क्या दिक्कत? आप हमारे विचार या तो सहमत या असहमत है, हम पर सीधे आप मैं तो असहमत ही अरे सर, आप फिर उलझाइए मत, उलझाइए मत। कहने के लिए आपके विचार से उन्होंने पूछा विचार से असहमत है, मैंने कभी इनसे राय लेनी चाहिए, उसको मैं सोशल और नेशनल एजेंडा बोलता हूँ। नहीं, वो तो आपका क्या है, आप अपनी चीज को कह के राष्ट्रीय दर्द पुष्पेंद्र ईरानी को नहीं निकाला गया, मुद्दे पर सर बहुत समय चला गया। रोहित वेमुला को अरे सर सर प्लीज, सर विषय दूसरा है। रामसागर जी प्लीज, रामसागर जी, रामसागर जी विषय, रामसागर जी, रामसागर जी, रामसागर जी, रामसागर जी विषय से मत भटकाइए, 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 निवेदन है मेरा बहुत। कांग्रेस रामसागर जी प्लीज, रामसागर जी आपसे सवाल करूंगा। पुष्पेंद्र जी, अरे हम ब्राह्मण होता तो मार देंगे। चलिए मैं छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल हुआ है, क्या कुछ इसके मायने, उन तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि आज के विषय पर ही हम फोकस रखें अपना, ताकि समय कम है, 2 विषय हैं तो पर्याप्त समय हम दे सकें, समझने की कोशिश करें और जो दर्शक हैं उनको भी समझा सकें। रामसागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में वजह क्या रही, अगर जिस तरीके से स्मृति ईरानी काम कर रही थी, जो भी सरकार का एजेंडा था या फिर जो RSS की जो सोच थी उसके हिसाब से वो अपनी दिशा में काम कर रही थी, वजह क्या रही कि स्मृति ईरानी को वहां से हटाया गया? और दूसरा मेरा कहना यह है, क्या संदेश देने की कोशिश की गई है इस मंत्रिमंडल में फेरबदल से? नहीं तो आप फिर रविशंकर के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? रविशंकर को भी हटा एक करके, स्मृति ईरानी ओनली एक करके जी। जब आप स्मृति ईरानी जी की बात उठा रहे हैं जी, मैं नहीं, मैं कह तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, वीरेंद्र आपने प्रकाश जावड़ेकर जी का वो स्टेटमेंट नहीं सुना। उन्होंने कहा कि स्मृति जी मेरी छोटी बहन है और जो ये कार्य किए हैं उस कार्य को तो मुझे आगे बढ़ाना है। रामसागर जी, तो स्मृति जी जो काम छोड़ गई है, मैसेज क्या है? मैसेज क्या देने को? रामसागर जी मैसेज क्या है? ये है बड़ा क्लियर कट मैसेज है। क्या जो आप एक चीज जान ले कि ओवरऑल फेरबदल हुआ, मैसेज क्या है ये बताइए, उनको हटाने का ये बताइए शॉर्ट में आप। नहीं, उनको नहीं, क्यों हटाया? मैसेज देने की कोशिश की गई। वैसे तो कपड़ा मंत्रालय भी रोजगार देने का बहुत बड़ा मंत्रालय है। नहीं, मैं खाली स्मृति ईरानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इस फेरबदल से हम क्या माने, नरेंद्र मोदी की सोच क्या है? रामसागर जी, HRD मिनिस्ट्री ऊपर की 5 बड़ी मिनिस्ट्रीज में आती है, डिफेंस है, रेलवे है, फाइनेंस है, होम है। अगर HRD मिनिस्ट्री जैसे बड़े पद पर से उनको टेक्सटाइल जैसी छोटी मिनिस्ट्री में लाया गया है, इसका मैसेज क्या है ये बताइए बस। नहीं, छोटी मैसेज नहीं, जो इनका क्षेत्र पड़ता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस क्षेत्र में बुनकरों की संख्या काफी है। ये बात तो 2 साल पहले भी पता थी ना। बुनकरों की संख्या काफी है, उनको भी कौशल दे करके उनको भी रोजगार देना है और ये बड़ा डिपार्टमेंट बनने जा रहा है। 2 साल में इतना समय लगा, 2 बड़ा साल पैकेज मिला हुआ है इस डिपार्टमेंट को, इसलिए इसको छोटा मत समझें। ठीक है आनंद जी, आपसे मेरा सवाल ये है
कि आप कल इस चर्चा में शामिल थे और क्या कुछ हो सकता है, जो कुछ बदलाव हुए थे, नए मंत्री शामिल थे, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। आपने एक बात कही थी कि कुछ बड़े मंत्रालय में कोई चेंजेस नहीं किए गए। मेरा आपसे सवाल यह है कि अब तो रात में काफी बदलाव किए गए हैं, उसके बाद आपको लग रहा है, कल आपने HRD मिनिस्ट्री को लेकर के कई सवाल किए, उसमें परिवर्तन हुआ, आप संतुष्ट हैं? कांग्रेस पार्टी, कल कहा जा रहा था कि कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। देखिए, बड़ा प्रश्न यही है कि ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और वो अपनी टीम में किसको रखें किसको नहीं रखें, उनका अपना विशेषाधिकार है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, जहाँ पर पुष्पेन जी इस बात को कह रहे हैं कि 2 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को खुली छूट मिली, फ्री हैंड मिला अपनी टीम को चुनने के लिए जी। तो जब वहां पर ये बात आती है तब फिर थोड़ा सा कसमसाहट होती है कि मध्य प्रदेश में आप बाबूलाल गौर जी और सरताज सिंह जी को इस आधार पे मंत्रालय से हटा देते हैं कि वो 75 साल से ऊपर के हैं, लेकिन केंद्र में जब बात आती है तो नजमा हेपतुल्ला जी और कलराज मिश्र जी को वरद हस्त मिल जाता है जी। तो अगर ऐसी स्थिति थी तो यानी मतलब नरेंद्र मोदी जी फिर या तो मध्य प्रदेश वाले फॉर्मूले पे गलत थे या फिर केंद्र में उनकी नहीं चली। तो यहां पर यह सीधा सा प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की ये टीम है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो आरएसएस का भी दबाव उस पे रहा होगा, आरएसएस का भी इस पे दबाव रहा होगा। और जैसे कि अपुष्ट खबरें भी निकल करके आ रही हैं कि स्मृति ईरानी जी को HRD मिनिस्ट्री से हटाने के पीछे विद्यार्थी परिषद का दबाव था और इस तरीके की अपुष्ट खबरें आ रही हैं। और कहीं ना कहीं हटाने के पीछे, क्योंकि वो पसंद केवल नरेंद्र मोदी जी की थी HRD मिनिस्ट्री के लिए, क्योंकि अगर अभिनेता की बात करते तो शत्रुघ्न सिन्हा जी 1991 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में भी कई बार जीत करके आ चुके हैं। अगर अभिनेत्री की ही बात करते तो फिर हेमा मालिनी जी से बड़ी अभिनेत्री भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, क्योंकि उनका जो कैनवस, छोटा टेलीविजन जिसे हम टीवी कहते हैं और बड़ा सिनेमा, दोनों में ही उनकी स्वीकार्यता बराबर थी। लेकिन स्मृति ईरानी जी को ही चुना गया, शायद मुझे लगता है कि उनका उम्र का वो रहा होगा। लेकिन अगर उम्र का ही आप देखते तो धर्मेंद्र प्रधान जी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और उड़ीसा में जो चुने 1-2 सांसद 90 के दशक में बीजेपी के जीतते थे, तो उनमें से धर्मेंद्र प्रधान जी एक हुआ करते थे। और जो महत्वपूर्ण बात है कि इन 2 साल की उपलब्धियों में आप जगह जगह ये बात तो कहते हैं कि हमने गरीब की महिला के घर चूल्हे तक सब्सिडी वाला गैस सिलेंडर पहुंचाया, लेकिन जिस मंत्री ने वो गैस सिलेंडर पहुंचाने की पूरी कवायद रची उसको आप प्रमोशन नहीं दे रहे। तो तमाम ये चीजें हैं, तो जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं आरएसएस का दबाव रहा होगा इस मंत्रिमंडल को चुनने में। लेकिन जहां तक संतुष्टि की बात है, संतुष्ट देश को होना है। हम तो एक प्रहरी के तौर पर इस सरकार को समय समय पे चेताते रहेंगे और HRD मिनिस्ट्री के संदर्भ में विशेषकर स्मृति ईरानी जी का जो कार्यशैली थी उस पे उपेंद्र जी ने भी बहुत बेबाकी से इस बात को कहा कि उनकी जो कार्यशैली थी वो बहुत विवादास्पद थी और उस पे कांग्रेस लगातार प्रश्न उठाती थी। और ठीक है, इस सरकार ने उस पे कवायद की, लेकिन एक बड़ा प्रश्न और जो बड़ा खड़ा होता है कि जो कमजोर पृष्ठभूमि के लोग थे, जो आरक्षित वर्ग से आते थे, उन पे तो आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन जो मजबूत सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग थे उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये बड़ा प्रश्न अभी भी खड़ा है। क्योंकि सुनिए सुन लीजिए, आपके ही गठबंधन के रावत साहब लालू प्रसाद यादव, जिनके साथ आप बिहार में सरकार बना रहे हैं, आज उन्होंने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने लिखा है कि जो जातिगत जनगणना है उसे सार्वजनिक किया जाए। वजह क्या है कि एक ही तरह के समुदाय या जाति के लोगों को वो 50% से ज्यादा मंत्रिमंडल में हैं, तो उनका इशारा पिछड़ी जाति की तरफ था, बड़ी संख्या में मंत्री। तो जो आप ये सवाल करते हैं तो निश्चित रूप से इसका जवाब तो फिर यही आएगा कि भाई आपके दल के लोग ही ये कह रहे हैं कि पिछड़ी जातियों को ज्यादा तरजीह दी जा रही है, तो फिर आपका नहीं क्या कहा उस ट्वीट का व्याख्या गलत तरीके से हो रही है। मैं इसको उदाहरण के साथ इस बात को कहना चाहूंगा कि रामशंकर कठेरिया जी, नहीं, रामशंकर कठेरिया जी विवादास्पद बयान वो देते थे तो उनको तो बाहर कर दिया, लेकिन गिरिराज किशोर जी जो उच्च कुलीन वर्ग से आते हैं और केवल मोदी स्तुति में ही लगे रहते हैं, उनको आपने जीवन दान दे दिया। तो जब इस तरीके के उदाहरण सामने आते हैं तो कहने को मजबूर होना पड़ता है कि कमजोर पृष्ठभूमि वालों पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन मजबूत आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को आपने वरद हस्त दे दिया। नहीं, आप अभी जो चर्चा जो उपेंद्र जी किए, अरे भाई, तो कितना जो है जिस टाइप से स्टाइल से
जैसे लगता है कि मंच के माध्यम से बोल रहे हैं, सर काट कर लूंगा, और झूठ जब पकड़े गए तो सर क्यों नहीं कलम कर ली। मंत्रिमंडल विस्तार में मैंने सवाल किया। नहीं, मैं वही बता रहा हूं। तो आज जो है वैसे व्यक्ति को कोई भी मंत्रिमंडल में रहे, उनका तो चाल वही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रही है। चाहे वो जैसे भी जगह जिस जगह पर रहेंगे, जिस पर टिप्पणी करें उसमें तो कर ही दिया, उसके अलावा भी बता देना। चलिए आपकी एक टिप्पणी हो जाए, उसका मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तो मैं ब्रेक करूंगा। इन लोगों को सबसे ज्यादा दलित जोड़े गए, अल्पसंख्यक जोड़े। ये बात ये है कि देखिए, अगर आप पूरा ये रिशफल देखे और इंडक्शन देखे, दोनों ही देखे, दो इल्जाम लगाए गए आपके साथ, आपके ऊपर। एक तो कहा यह गया कि जो लोग पिछड़े वर्ग के हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, जो उपेंद्र जी और राव साहब ने एक इल्जाम लगाया है। एक कार्यशैली पर जो है इल्जाम लगाया गया। इन दोनों पे अगर आप टिप्पणी दें, पहले बात है तो क्यों दबाने की बात होगी। पहले बात है कि आप अगर पीछे एमओए सिलेक्शन होके आए, वो पटीदार समाज के हैं, ठीक है, और वहां पे आप इसको लागू नहीं कर सकते। अगर ऐसा ही होता तो उन लोग को सामने लाया नहीं जाता। 2 नंबर जो ये है, आपका दूसरा सवाल क्या है? मेरा 2 सवाल थे। एक तो जो सवाल कहा जा रहा है कि मतलब एक तो जो पिछड़ी जाति को लेकर के सवाल है, वो तो मैंने जवाब, और दूसरा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जानबूझ करके कहा गया कार्यशैली ऐसी थी कुछ लोगों की, इसकी वजह से उनके पर कतरे गए। देखिए, प्रधानमंत्री जो पहले मीटिंग में उनके साथ मीटिंग में कहे थे कि पूरा जो ये जो रिशफल हो रहा है ये परफॉर्मेंस बेस्ड हो रहा है। उनको बहुत सारे, तो फिर तो पीयूष गोयल जी को आप लोगों ने कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था। कैबिनेट ने बहुत सारे पीयूष गोयल एडिशनल, अगर आप परफॉर्मेंस को आधार बनाते हैं, मिला है पीयूष गोयल जी को, माइन एडिशनल मिला है, बहुत बड़ी दफ्तर है, माइन दोनों मिला, दोनों माइन। मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट का डिसीजन जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं और जिस रफ्तार से कैबिनेट डिसीजन इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि विरोधी पक्ष ऑलवेज कहते रहे कि उन्होंने 2 साल में क्या किया, तो ये इसको जो रफ्तार बढ़ाने के लिए जो मंत्री, देखिए 5 मंत्री जो जिनको उन्होंने ड्रॉप किए, लेकिन 5 की जगह उन्हें 19 मंत्री, आज 78 हो गया पूरा साइज ऑफ द कैबिनेट, द लार्जेस्ट कैबिनेट हो गया। नहीं तो आप बढ़ा दीजिए ना, उन्हें काम करना है के भी पार कर। देखिए, हम दो तीन उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन काम क्या हो रहा है, देखिए काम कौन सा करना है, दोनों बताइए। होने के नाते, एक स्टेट्समैन होने के नाते वो अपने जो गलती, केवल वोट की राजनीति, रविशंकर से उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री ले ली थी, लेकिन इसके बाद उनको लगा कि रविशंकर लॉ मिनिस्ट्री और अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, उसको वापस दे दिया। ये शायद हिंदुस्तान में घटना पहले ही हुआ कि इतना सोच समझ के एक स्टेट्समैन की तरह ले रहे हैं कि कोई इसमें और कोई विचार ही नहीं है। एक ही विचार है, देश को सामने बढ़ाना। सुरेश गंगवार किसी को वापस देना है तो उसमें भी प्रधानमंत्री अपने ईगो दिखाते नहीं है। संतोष गंगवार जी के संदर्भ में छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ रहा है, तुरंत लौट रहे हैं, चर्चा हमारी इस विषय पर जारी। से लोग आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हम बात कर रहे हैं जो बड़ा फेरबदल हुआ है नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, क्या कुछ उसके मायने हैं, क्या कुछ उससे संदेश जा रहा है, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत कर रहे हैं। एक पुष्पेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर सीधा संदेश अगर समझना हो आम जनता के लिए तो आप क्या संदेश आपको लग रहा है इस फेरबदल के बाद? और दूसरा, कई लोगों का जिनका प्रमोशन हुआ, प्रमोशन ही कह सकते हैं, आप कैसे देख रहे हैं? वेंकैया नायडू को कैसे देख रहे हैं? रविशंकर प्रसाद को कैसे देख रहे हैं? अगर आप कुछ उदाहरण देकर के हमारे दर्शकों को समझा सके कि इसमें क्या मैसेज क्या है, तो और क्या भूमिका आपको लग रही है कि स्मृति ईरानी की होगी भविष्य में? देखिए, मैं इस पूरे जो रिशफल हुई है जो पोर्टफोलियोज को, उसको मैं सिर्फ स्मृति ईरानी तक नहीं सीमित रखना चाहता। इस सरकार के 2 साल हो गए हैं और इस सरकार के पास 3 साल बचे हुए हैं। सब जानते हैं कि भारतीय राजनीति में आखिर का 1.5-2 साल जो है वो आपका इलेक्शन मोड में चला जाता है। इस वक्त इस सरकार के सामने यह है कि तमाम सारी जितनी भी योजनाएं वो गिनाते हैं, चाहे वो जनधन हो, प्रधानमंत्री योजना हो और दूसरी योजना है, वो तमाम सारी हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। ये सरकार इस वक्त ये मैसेज देना चाहती है कि
ये तमाम सारे लोग हैं, चाहे वो रविशंकर कम्युनिकेशन से लॉ में लाए गए हों, स्मृति ईरानी को वहां से उठा करके आप कपड़े में ले गए हों, अरुण जेटली के पास INP थी वहां से हटा के किसी दूसरे को दी गई हो, इसको डिलीवरी का टाइम है इनका। ये 1.5 साल के अंदर इस सरकार ने क्या किया 27 मई के बाद से, अगर डिलीवरी देनी है तो उसके लिए उनको नरेंद्र मोदी जी को लगता होगा कि जो कार्यशैली है, जिन क्षेत्रों में उनको ज्यादा स्पीड से जाना है, जैसे आप समझिए कि लॉ मिनिस्ट्री का मामला है, बहुत सारे मामला वहां अटके हुए हैं। आप देखिए कि HRD मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे काम होने थे वो नहीं हुए हैं या स्लो प्रोसेस में हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को लेकर के कई सारी बातें थी, आप देखें कि रेलवे को लेकर के बहुत सारी चीजें थी, फाइनेंस को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस पूरी रिवैम्पिंग के पीछे इस वक्त जो उनके सामने सवाल है वो ये है कि इनको डिलीवर करना है, जो कि जनता कहे कि हाँ ये कुछ दिखाई दे रहा है। अब तक स्कीमें बन रही थी, स्कीमों का वो इंप्लीमेंटेशन हो रहा था। आप MP से कह रहे थे कि अपने अपने क्षेत्रों में जाइए, आप बताइए जनता को, MP जाना नहीं चाहते थे, MPs को पता नहीं था, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो जिसको कह सकते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड मोड में ये सरकार काम करे, उसकी तरफ इशारा है। अब ये कितना कर पाते नहीं कर पाते ये गलत विषय हो। एक और छोटा सवाल मेरा है, उसके बाद मैं उपेंद्र जी के पास जाऊंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्योंकि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रमोशन डिमोशन चल रहे हैं, 3 बड़े प्रमोशन तो आपको कौन से लग रहे हैं और 3 बड़े डिमोशन कौन से लग रहे हैं, इस पर आप टिप्पणी करना चाहेंगे? भाई देखिए, मैं ये मानता हूं कि जैसे होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री में खुद गृह मंत्री हैं, फिर उसके बाद में 2 उनके पास MOS थे, वहां एक तीसरा MOS और चला गया है, नहीं हुआ है, उसमें से एक को हटा के दूसरा को दिए। दूसरा ये है एक को हटा के दूसरा दिया। अरुण जेटली थे, अरुण जेटली के पास 3 मंत्रालय थे, उसको लेकर के था कि साहब आपके पास 3 मंत्रालय हैं, उसमें INB को लेकर के बहुत सारे सवाल थे, दूरदर्शन और ऑल इंडिया लेकर बहुत सारे सवाल थे, कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि जिस तरीके से एक DG को बनाया गया दूरदर्शन न्यूज, फिर उसने ये नोटिस निकाल दिया गया उनकी तरफ से कि साहब वो उनको जवाब दे होगी, फिर उस पे प्रसार भारती बोर्ड ने इंटरवीन किया, फिर उनको रोका। तो मुझे लगता है कि अगर मैं मुझसे पूछे तो जो सरकार के फेस थे, यानी नरेंद्र मोदी को देखें, राजनाथ सिंह आते थे, फिर अरुण जेटली आते थे, और हर मंच पे इन 2 लोगों को मुझे लगता है कि बहुत सारी सवाल संघ से भी होते थे, आम जनता से भी होते थे, और ये माना जाता था कि ये तमाम सारे लोग जो हैं वो प्रो मोदी नहीं है, कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं मोदी को कमजोर कर रहे हैं। चाहे राजनाथ के बयान देखें, चाहे अरुण जेटली का स्टाइल देखें, तो मुझे लगता है अगर आप पर कतरने की बात कहेंगे तो सबसे बड़े पर कतर जो है वो अरुण जेटली के किए गए हैं। उनको बता दिया गया है कि आप सिर्फ अब जो है वित्त मंत्रालय देखें, आपके साथ 3 मंत्रालय हैं, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। राजनाथ सिंह नाराज शुरू से चल रहे थे, राजनाथ सिंह के पास भी एक आदमी को बदल के भेजा गया। इसका मतलब यह है कि वो उसमें 80% चीजें तो वैसे भी PMO से तय हो रही हैं। आज चाहे IB का मामला हो या दूसरी पुलिस का मामला हो, तो वो भी एक तरीके से सीधा सीधा मैसेज है। दूसरा, जो बहुत सारे और भी लोग थे ना कैबिनेट लेवल के, उनके मंत्रालय बदल करके भी ये मैसेज है कि इस मंत्रालय में आपको तेजी से काम करना है। VK सिंह जी थे, अभी MG अकबर भी आ गए। जी उपेंद्र जी, 2-3 बड़े जो बदलाव हुए हैं, खासतौर से MJ अकबर का जिस तरीके से इंट्रोडक्शन हुआ, मैं वेंकैया नायडू पे खासतौर से जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं वेंकैया नायडू की स्थिति को? आप कैसे देख रहे हैं? प्रमोशन के तौर पर देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, हमारे साथ एक और खास मेहमान आनंद साहू जी जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनका परिचय कराना भूल गया था। उपेंद्र जी अपनी टिप्पणी रखिए, उसके बाद ये जो प्रमोशन डिमोशन की बात है, जहाँ वेंकैया नायडू की बात है, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री उनको मिली है, ये इसको मैं निश्चित रूप से प्रमोशन मानता हूँ। और जहाँ तक संसदीय कार्य मंत्रालय उनसे ले लिया गया है, तो उसको ले लिए जाने को मैं डिमोशन नहीं मानता हूँ। ये प्रैक्टिकल जो है कि जब भी होता है उसके बाद हंगामा हो जाता है, उसको संभाल नहीं पा रहे थे वेंकैया नायडू, तो मोदी जी को लगा हुआ कि चूंकि संभाल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ से हटा करके एक ऐसा मंत्रालय दे दिया जो लगा कि वो संभाल सकते हैं। तो इनको मैं मानता हूँ इनका प्रमोशन हुआ है। एक और जो बड़ा प्रमोशन हुआ, इसके हम लोग ने अभी चर्चा नहीं की है, वो मनोज सिन्हा का। मनोज सिन्हा रेल मंत्रालय में थे, अब है कि वो संचार मंत्री हो गए हैं, वो भी इंडिपेंडेंट चार्ज हो गए हैं। तो उनका इंडिपेंडेंट चार्ज होना, ये हमें लगता है कि जो एलिवेशन है उसमें सबसे बड़ा एलिवेशन उनका है। और जो डाउनग्रेडिंग का मामला है, तो उसमें मैं फिर कहूंगा कि ये जो संतोष गंगवार जी हैं, इनको डाउनग्रेड कर दिया गया है। पता नहीं उनको क्या जिम्मेदारियां मिलेगी, लेकिन स्वतंत्र प्रभाव से जो डाल दिया गया वित्त मंत्रालय में, डिपेंडेंट अब हो गए हैं अरुण जेटली के ऊपर, हो ये उनका डिमोशन हो गया। और जहां तक राज्य मंत्रियों की बात है, तो राज्य मंत्रियों के पास पिछले 10 साल से, वाजपेयी जी के सरकार के समय से ही कोई काम नहीं रहता, या शायद उसके पहले से भी जो राज्य मंत्री होते हैं वो लगभग होते हैं
कि उनको स्टाफ मिल जाता है, ऑफिस मिल जाता है, कुछ गाड़ियां मिल जाती है। वाजपेयी जी के समय में एक मंत्री हुआ करते थे तो वो हमेशा दिल्ली से बाहर रहते थे। तो पता किया हमने भाई क्यों बाहर रहते हैं, तो कहा कि अरे कुछ काम ही नहीं है मंत्रालय में, तो बाहर जाते हैं तो टीएडी अपना बना लेते हैं। चलिए तो ये जो राज्य मंत्रियों के पास कोई काम रहता नहीं है, आनंद साहब प्रभार हुआ या कैबिनेट मिनिस्टर हुआ, उन्हीं के पास कुछ रह जाता है। आनंद साहब जी, आपकी पहली टिप्पणी इस पूरे मामले को लेकर के, कैसे क्या मैसेज क्या है? देखिए, बहुत अच्छा मैसेज गया है। और जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे थे अभी, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू और बैंकिंग एक बहुत बड़ा अपने आप में सेक्टर है, और पूरी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी एक बहुत बड़ा ओशन है। तो मुझे लगता था कि शायद प्राइम मिनिस्टर ने इतना अच्छा काम किया है, बैंकिंग सेक्टर में जितना ज्यादा काम होना चाहिए वो काम को और स्पीड अप करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एक मंत्री को दिया है। ऐसे ही रेवेन्यू में आप देखिए, रेवेन्यू में रिफॉर्म होगा तभी रेवेन्यू आएगा। आज चाहे आप जीएसटी का इशू लीजिए, अभी पूरा तमाम राज्यों से जो कोऑर्डिनेशन का काम चल रहा है, अरुण जेटली जी बहुत ही बढ़िया से किया है उसको। लेकिन बात इतना ही नहीं है, इतनी बड़ी मंत्रालय, चाहे होम मिनिस्ट्री का जैसे कह रहे थे अभी, होम मिनिस्ट्री में करीब करीब 45 विभाग है और एक एक विभाग इतना बड़ा है, और उसमें 2 मंत्री थे, उसमें से एक मंत्री को हटा के एक को लाया गया है, और उसको दूसरे स्मॉल स्केल माइक्रो फाइनेंस वो जो है उसमें एंटरप्रेन्योर जो है उसमें दिया है एमएसएमई में। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने एक ब्रॉड ये किया है कि रिशफल एक अच्छा सबको मौका दिया है। और पहली बार जो एमपी बने और उनको मिनिस्टर बनाया, वो कहीं दूसरे जगह जाएंगे तो वो भी सीखेंगे। अब जैसे जयंत सिन्हा जी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में गए, अब दुनिया भर के अभी इंटरनेशनल इसको प्रमोशन माने डिमोशन माने इश्यूज है, सिविल एविएशन में ओपन स्काई पॉलिसी है, दुनिया भर के विषय। मेरा ये कहना है बहुत अच्छा उनको भी सीखने को मिलेगा, अच्छा काम करेंगे। और ये सारे चीजों में अभी जैसे किस तरह से आप देखेंगे कि अभी किस तरह से अनाप शनाप वहां एयरलाइंस वाले पैसे वसूल कर रहे थे, अभी उसमें भी एक पॉलिसी आया है, उसको और आगे नीचे लेवल पे कैसे ले जाना है। और बहुत सारे, अब देखिए रूरल डेवलपमेंट में आपको मेरा पॉइंट है, शायद आपने इसको इशू को किसी ने नहीं लिया होगा, रूरल डेवलपमेंट में नरेंद्र सिंह तोमर जी को लिया। रूरल डेवलपमेंट में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा काम हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जी इसके बहुत ही बड़े फाउंडर रहे हैं। ठीक है साहब, और समय नहीं है साहब जी को इधर बीरेंद्र सिंह ब्रॉडली बहुत काम अच्छा उन्होंने किया है। ठीक है सर, ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है साहब, मुझे लगता है आगे और आपकी पार्टी के साहू साहब को कम्प्लीमेंट कर रहा हूँ थोड़ा सा। वो है जयंत सिन्हा का, देखिए मिनिस्ट्री कितना इंटेलिजेंट चेंज हुआ है। जयंत सिन्हा हार्वर्ड का प्रोफेसर, उनको सिखाया, मैकिन्से हार्वर्ड में सिखाया जाता है कि नेगोशिएशन कैसे करें। आज एयर इंडिया 35,000 करोड़ 37,000 करोड़ का डेफिसिट, मतलब उसका ये चल रहा है। आज इस कंपनी को टर्न अराउंड करने के लिए एक बिजनेसमैन एटीट्यूड होना चाहिए। तो ये जानते हैं कि बड़े बड़े कंपनी के साथ मार्जर कैसे किया जाए, एक्विजिशन कैसे किया जाए, रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाए। आज उस ज्ञान जो उनको प्राप्त हुआ है, उसके साथ उसका ठीक ठाक जो प्रयोग वो वहीं पे होगा। नहीं यार, उसके अलावा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जो दिया है, जरा समय नहीं सर, दूसरा विषय भी। साहू साहब प्लीज, साहू साहब, राउत जी आपकी आखिरी टिप्पणी इस विषय पर, उसका विषय चेंज करेंगे। विपुल जी, ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इस पे हमारे कई पैनलिस्ट ने इस बात को कहा कि बहुत सोच समझ करके या बहुत चिंतन के बाद इस तरीके से चीजें निकली। अगर ये सही में सोच समझ करके या चिंतन के साथ इस चीजें होती तो हम ये चीजें नहीं देखते कि जो इनके सीनियर मोस्ट लीडर थे, जैसे अगर हम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी की बात करें, जो पिछले सत्र में नेता प्रतिपक्ष थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आज वो विदेश मंत्री हैं, तो उनके साथ जनरल वीके सिंह जी पहले से ही राज्य मंत्री थे, लेकिन अब एक और उस पे जो है एमजे अकबर जी को, अब एक चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनके पर कतरने का जो है एक प्रकार से जो इस तरीके से कवायद है। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि संतोष गंगवार जी, जैसे उपेंद्र जी ने भी कहा कि पहले वो स्वतंत्र प्रभार में थे, अब वो मात्र राज्य मंत्री रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि संतोष गंगवार जी का ये 5वां 6ठा टर्म है लोकसभा में जी। सीनियर मोस्ट वो 7वें टर्म है, सरकार में मंत्री थे, वही तो कर रहा हूं। तो उनका इस तरीके से डिमोशन करना, तो कहीं ना कहीं लगता है कि इस पे पूरी तरीके से जो चिंतन मंथन होना चाहिए था, या परफॉर्मेंस को जो आधार बनाया जाना चाहिए था, या जो कहा जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर किया जा रहा है करके, तो कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पर। चलिए ठीक है। और कहीं ना कहीं जो कल भी बात हो रही थी और आज भी बात हो रही है कि इस मंत्रिमंडल के विस्तार पे पूरी तरीके से मोदी जी की छाप है। तो अगर पूरी तरीके से मोदी जी की छाप है तो 75 वर्ष का जो फॉर्मूला जो उन्होंने मध्य प्रदेश में लागू किया, तो वो केंद्र में क्यों नहीं लागू कर पाए? तो कहीं ना कहीं ये तमाम से शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, चलिए अब इस बीच अब इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। बड़ा फेरबदल हुआ है, तमाम लोगों के मंत्रालय बदले गए हैं, लेकिन जनता इंतजार कर रही है कि जो बदलाव हुए हैं वो वाकई में उनकी जिंदगी में किस तरीके का बदलाव लाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में लोग किस तरीके से काम करते हैं, नजर रहेंगी। बीजेपी के तमाम नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में देखेंगे इसका क्या कुछ असर होता है। लेकिन अब बात दूसरे विषय करते हैं। दूसरा विषय आपको बता दें कि जुड़ा हुआ है बिहार से। बिहार में आपको बता दें कि नीतीश कुमार लगातार अलग अलग राज्यों में घूम करके शराबबंदी का ढिढूरा पीट रहे हैं, खुद अपनी पीठ टिपटपा रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही राज्य में आपको बता दें कि एक आरटीआई जो है दाखिल की गई, जिसमें बताया गया कि दीघा के अंदर एक चर्च के पादरी को न सिर्फ शराब बनाने के लिए अनुमति दी गई है, बल्कि उसका सेवन करने के लिए भी अनुमति दी गई है। किस तरह की शराबबंदी है और किस तरह की राजनीति नीतीश कुमार कर रहे हैं, समय इसके लिए बहुत कम है, बहुत छोटी छोटी टिप्पणी लेंगे। सबसे पहले उपेंद्र जी, आप से जानना चाहेंगे, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, जब ये लागू किया था इन्होंने, शराबबंदी लागू की गई थी, तो ये जो होम्योपैथ की दवा होती है मदर टिंचर, उस पर भी रोक लगा दी गई थी जी, क्योंकि पाया गया कि उसमें भी अल्कोहल होता है। तो उसमें हड़ताल भी हुई, बहुत जो दवा विक्रेता उन्होंने हड़ताल की, होम्योपैथ के डॉक्टरों ने भी हड़ताल की कि आप मदर टिंचर पर आप रोक लगा रहे हैं, इसका मतलब होम्योपैथ पर ही आधार रोक है। तो जब आप मदर टिंचर पर रोक लगा सकते हैं, तो फिर ये जो ईसाइयों को जो आपने दिया है, तो फिर वो तो गलत है, क्योंकि अगर रेड वाइन के लिए आपने अलाउ कर दिया है, रेड वाइन में भी अल्कोहल होता है, बिल्कुल, मदर टिंचर में अल्कोहल होता है, तो अगर आपको कुछ एक्सेप्शन रखने चाहिए थी, तो वह एक्सेप्शन लॉजिकल होना चाहिए और एक ही चीज को नहीं होना चाहिए। उस तरह के 3-4 और हो सकते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई बहुत आतन शराबी हो गया है, तो डॉक्टर भी कहेगा कि भाई एकाएक मत छोड़ो, धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी अंदर, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन भी किसी को शराब पिलाई जा सकती है, उस तरह के एक्सेप्शन को अलाउ करना चाहिए था। तो हमें लगता है कि अगर वो ऐसा है किया उन्होंने, तो और भी दूसरे जो क्षेत्र हैं जहाँ की बहुत जरूरी है, तो वहाँ भी उनको एक्सेप्शन देना चाहिए। और बाकी नशाबंदी, शराबबंदी है, वो बहुत स्वागत योग्य है। चलिए, देश में शराबबंदी होनी चाहिए। मिथिलेश जी, ये बहुत बढ़िया स्टेप है जी। मिथिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब इस मामले को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। जीतन राम मांझी साहब कह रहे हैं कि अगर जो है प्रार्थना के लिए या किसी कारणवश धर्म विशेष को ये छूट दी जा रही है, उन्होंने कहा कि हमारी जाति के अंदर भी बहुत सारी ऐसी पूजा पद्धतियां हैं जिसमें शराब का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें भी अनुमति मिलनी चाहिए। सवाल ये कि सबके लिए समान कानून क्यों नहीं है, सबका समान नियम क्यों नहीं है, धर्म विशेष को ही छूट क्यों? क्या इसके जरिए भी आप लोग राजनीति करना चाह रहे हैं? छोटी टिप्पणी। नहीं, राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग तो पूर्ण शराबबंदी की ओर हैं, और रह गई कि कुछ ऐसी जैसे अपवाद में कुछ चीजें आ जाती हैं, तो उस पर जो है लोग अगर ज्यादा टिप्पणी अगर करते हैं तो ठीक नहीं है। नहीं, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि आपने पूरी तरह शराबबंदी कर दी, एक चर्च के अंदर अनुमति देने का पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? अगर इसके पीछे पूजा पद्धति जिम्मेदार है, तो ऐसी बहुत सी जातियां, जनजातियां, आदिवासी समाज के लोग हैं जहां पूजा पद्धति में लगते हैं, पूजा पद्धति के लिए शराब का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें ये छूट क्यों नहीं? नहीं, जहां भी अति आवश्यक चीज है और जहां पर इस तरीका का कुछ है, तो उसके लिए हम लोग, मेरा सवाल आपसे सीधा है कि एक दो जगहों पर पूजा पद्धतियों में इस्तेमाल होता है। एक जगह आपने पूजा पद्धति पे शराब के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, सेवन पे रोक लगा दी है, एक जगह आप अनुमति देते हैं, क्या कारण है? पूजा पद्धति पर नहीं, उसकी जो विकृतियां थी शराब का, मेरा सवाल आप पहले बात समझ, नहीं मेरा सवाल चर्च के ऊपर है, मेरा सवाल चर्च पे है। शराब पूर्ण रूपेण बंदी की हम लोग समर्थक है, और हमारे नीतीश जी का जो मुख्यमंत्री का जो आई है मामला, वो सीधा हम लोग जो शराब से जिस टाइप की घटनाएं घट रही थी, उसको समझते हुए हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है, जिससे कि बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई। मेरा सवाल सीधा है, मेरा सवाल ये है कि अगर आपने चर्च में अनुमति दी है
इसको आपने सार्वजनिक नहीं किया, आरटीआई में खुलासा हुआ। दूसरा मेरा सवाल यह है कि अगर वहां पे अनुमति दी जा रही है तो बाकी जिन पूजा पद्धतियों में आवश्यकता है, चर्च में दिया गया है, आरटीआई से पता लगा है। पहले क्यों नहीं बोले उन्होंने? पहले सुन लीजिए, आप बोले मैं नहीं बोला हूं, आप समझ सुनिए। तो इसलिए दिया गया या नहीं दिया गया वो तो आरटीआई से आया है, हो सकता है कि और भी चीज में दिया गया होगा, हमको मालूम नहीं है, समझे ना। तो फिर अब आपको पता ही नहीं है तो फिर अब मैं क्या नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए ठीक, समय थोड़ा कम है इसलिए मैं बाकी लोगों से टिप्पणी लेता हूँ। आनंद जी, आप सरकार में हैं, वहां पर आपकी पार्टी सरकार में है, मैं जानना चाहूंगा कि आप इसे जस्टिफाइड मानते हैं, सही मानते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर अगर बात करूं, मैं उत्तराखंड से आता हूं और मैं अपने राज्य में भी मद्य निषेध के कार्यक्रम चलाता हूं और मैंने इस बार अपने प्रदेश में मद्यपान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष कराई। लेकिन एक जो व्यवहारिक कदम है कि मद्य निषेध किसी भी राज्य के लिए व्यवहारिक कदम नहीं है। मैंने इस पे बहुत गहन स्टडी किया, गुजरात का भी और हरियाणा का भी, और इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो व्यक्ति सक्षम है और जिम्मेदार है और वो अगर अपने पैसे से पीना चाहता है तो आप उसे कैसे रोक सकते हैं? अगर उसके राज्य में नहीं मिलेगी तो दूसरी जगह से वो व्यवस्था कर लेगा। कच्ची पक्की कई तरह की व्यवस्थाएं फिर उस पर चलती हैं, तो उसमें स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है और राज्य को रेवेन्यू का भी नुकसान होता है। तो मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि मद्य निषेध एक व्यवहारिक कदम नहीं है। इस पे हम लोगों को, युवाओं को कम से कम 21 वर्ष तक युवा मद्यपान से दूर रहे, इस तरीके की नीति बननी चाहिए। उनके बीच में जागरूकता के कार्यक्रम होने चाहिए और फिर 21 वर्ष के बाद, क्योंकि फिर बालिग हो जाता है व्यक्ति और जिम्मेदारी पे आ जाता है, तो फिर वो खुद जानता है कि अपने पैसे से उसको कितना पीना है, किस सीमा तक पीना है। तो यहां पर मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, जहां तक वाइन के विषय में है, वाइन पूरी तरीके से फ्रूट, फलों पे आधारित एक मदिरा होती है और उसको अंग्रेज भी कहा करते थे, हैव डिनर एट 9 विद वाइन, लिव टिल 99। तो इसको अगर सीमा में पिया जाए वाइन को तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी भी होती है। सवाल फिर उसमें जानते मामला क्या फंस जाएगा। रावत साहब, आप बोल तो गए, हिंदुस्तान में गांव के अंदर बहुत सारे लोग चावल को, तमाम अनाज को सड़ा करके शराब बनाते हैं। खुद ठंडे प्रदेश से आता हूं, शराब बनती है। मैं तो ठंडे प्रदेश से आप रोटी खाते हैं, हर चीज बिहार कई जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, आपको सबको जस्टिफाइड करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद ठंडे प्रदेश से आता हूं, तो मैंने अपना वक्तव्य तो यहाँ पे पहले से स्पष्ट कर दिया कि किशोर अवस्था के युवाओं को मद्यपान से दूर रख सके, इस तरह की नीति बननी चाहिए, इस तरह से कार्यक्रम होने चाहिए, जागरूकता कार्यक्रम चलने चाहिए। कम्युनिटी को क्यों आप जवाब दीजिए, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? बीजेपी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है बिहार के अंदर। देखिए, एक बार नीतीश कुमार जी ये कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्य में क्यों अल्कोहल बैन नहीं होता है। मेरा कहना है कि अल्कोहल बैन करना नहीं करना वो राज्य का ये है, सब्जेक्ट है, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्यों ये सुविधा और ये लाइसेंस दिया जा रहा है, ये नहीं, हमको एक बात बताइए ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्यों दे रहे हैं? आप गुजरात से शराब बंद किए, जो बैप्टाइज क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कैटेगरी में डाल सकते हैं। गुजरात में बहुत सारे, आप केंद्र में क्यों नहीं बंद कर रहे? हो रहा है, जनप्रतिनिधि हो रहा है, मैं आपको इसको प्रमोट करने के लिए अपने आप को नहीं, इसका भी तो जवाब दीजिए। गुजरात में क्यों नहीं बंद करना चाहते? आप वाइन को फैनी की कैटेगरी में रख सकते हैं, फैनी शराब नहीं है, फैनी काजू से निर्मित, वो बैप्टाइज करने के लिए ये अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। घोष साहब, क्रिश्चियन कम्युनिटी, घोष साहब, आप इस पर राजनीति मत देखिए, आप वाइन को फैनी की कैटेगरी में रख दीजिए। अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए, आप जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, आपके भविष्य की राजनीति के लिए भी बेहतर होगा अगर आप इस पर मंथन करें। आप वाइन को फैनी की कैटेगरी में रख सकते हैं। फैनी काजू पे आधारित एक रस होता है और गोवा की पूरी टूरिज्म जो है वो फैनी पे आधारित हो चुकी है आज की तारीख में। कई चीज में 4% अल्कोहल, वो भी अल्कोहल होता है, और 44% अल्कोहल, वो भी अल्कोहल होता है। घोष साहब, आप गोवा गए होंगे, फैनी इज नॉट अल्कोहल। नो, बट फैनी इज अ लोकल। तो वाइन को भी आप उसमें रख सकते हैं, उसके बाद बहुत छोटी टिप्पणी पुष्पेंद्र जी, क्या ये सोचा समझा निर्णय है नीतीश कुमार के द्वारा अपनी छवि जो है बनाने के लिए, एक सेकुलर छवि बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है? नहीं, सेकुलर छवि का तो हिंदू मुसलमान के संदर्भ में समझ में आता है। जो बात घोष साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सब जानते हैं कि ये जो शराबबंदी के जो लोगों ने मुहिम चलाई हुई है, जिसमें आनंद जी का कुछ हद तक मुझे तर्क समझ में आता है कि भाई
आप जिस तरीके से बेचते हैं, जो गरीब लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके से उसमें डेथ होती है और जो गरीब लोग हैं उनका जीवन यापन में समस्या होती है, वहां तक तो समझ में आती है बात। लेकिन ये जो बैन का कंट्रोल है कि सरकार तय करेगी कि बीफ पे बैन लगा दीजिए, सरकार तय करेगी कि शराब पे बैन लगा दीजिए। अगर बीफ पे भी कुछ लोग कहते हैं साहब बैन लगा दे तो वो भी गलत है, और बीफ पे जो लोग कहते हैं बैन गलत है तो फिर शराब पे भी बैन गलत है। तो सवाल यह है कि कौन क्या पिएगा, कौन क्या खाएगा। तो एक तर्क तो यह है और दूसरा तर्क यह है तो यह गलत है। दूसरी बात, जहां तक बात बिहार की कही जा रही है, वो पूरे देश को कह रहे हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान हो या कहीं और भी देश हो, टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारे पास रेवेन्यू का मामला होता है। अब विदेशों से लोग आएंगे, आप उनसे कहेंगे जिनकी हैसियत नहीं है 5 स्टार के अंदर, वो शराब कहां पिएंगे? आप टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कहते हैं, आपके धर्म में तो नहीं है। अगर ईसाइयों को आप इसलिए छूट दे रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको मशीनरियों के दबाव में जो धर्मांतरण का काम कर रहे हैं उस दबाव में, और एनजीओ हैं उस दबाव में कर रहे हैं, तो हिंदुओं में तो भैरव बाबा पे शराब चढ़ाई जाती है, तो फिर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। तो आप ये नहीं कह सकते। इसका मतलब यह है कि शराब के नाम पे नीतीश कुमार पूरे देश के अंदर एक बवंडर खड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि वो लालू से वो लड़ नहीं पा रहे हैं और वहां जो हालात हैं, एक शराब के नाम पर आप जो चला रहे हैं आप अपने प्रदेश में नहीं कर पा रहे, वहां 300 रुपए में ब्लैक में गुजरात में बंद है तो पूरे देश में क्यों नहीं बंद कर रहे हैं? साहू जी को सुन लीजिए। मोदी जी गुजरात में बंद किए तो देश में भी पूरे बंद करना चाहिए था, गुजरात में क्यों बंद किए? देखिए, राष्ट्र हित में ये जो शराब का जो नीति है, ये मुझे लगता है कि जो हमारे 2-3 मित्रों ने कहा कि एक तो एज वगैरह जो है वो बढ़ाना चाहिए, और दूसरा एक ये होना चाहिए कि अगर आप देखें तो ट्राइबल क्षेत्र में जहां से मैं समय समाप्त हो गया सर, बिल्कुल नहीं। 18 साल में देश की सरकार चुनने का हक देते हैं, समय नहीं। आज मेरा ये कहना है कि जहां हम लोग खेती का काम करते हैं वहां अगर शराब नहीं देंगे तो लोग आते नहीं। ऐसी स्थिति है कि वहां जो खेत में काम करते हैं उनको चाहे राइस बियर है, चाहे वो देसी शराब है, खुद घर में बना के उनको देना पड़ता है। जब हम सामूहिक खेती के लिए इनवाइट करते हैं, चाहे उनको वेतन भी देना होता है, डेली भत्ता जो देना है वो, लेकिन उसके अलावा उनको वो पीने के लिए शराब भी देना पड़ता है। समय इसीलिए मुझे लगता है ये ट्रेडिशन से भी जुड़ा हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपका, भास्कर जी आपका, आनंद जी आपका, मिथिलेश जी आपका, रामसागर जी आपका, पुष्पेंद्र जी आपका, उपेंद्र जी आपका, आनंद जी आपका। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। नमस्कार।